विधानसभा का कल एक दिवसीय विशेष सत्र। हेमंत सोरेन सरकार का होगा शक्ति परीक्षण। सत्ता पक्ष समीकरण को लेकर आश्वस्त, विपक्ष घेराबंदी की रणनीति बनाने में जुटा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के रातू रोड में निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर का किया निरीक्षण। कार्य प्रगति के संबंध में दिए जरूरी निर्देश। विभिन्न कार्यक्रमों में की शिरकत। देवघर में पुराने मकान के जमींदोज होने से मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 3। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त, कई जिंदगियां बचाई गई। उपायुक्त ने मालिक पर एक्शन लेने की बात कही। और झारखंड समेत देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में खास और आम हुए शामिल। राजधानी रांची में ऐतिहासिक रथ यात्रा में आस्था और परंपरा का दिखा संगम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा का कल एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित होगा। इस दौरान हेमंत सोरेन सरकार का शक्ति परीक्षण होगा। विधानसभा के वर्तमान गणित के मुताबिक सरकार को विश्वास मत जीतने के लिए 38 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के बाद 81 सदस्यीय विधानसभा में अब 76 सदस्य हैं। सत्ता पक्ष के पास 46 विधायकों का समर्थन है, जबकि विपक्ष में 30 विधायक हैं। विश्वास मत को लेकर सत्ता पक्ष आश्वस्त दिख रहा है। इधर सदन में बेहतर रणनीति के साथ उतरने के लिए आज सत्ता पक्ष और विपक्ष रणनीति बनाने में जुटे हैं। रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ राज्य के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इस क्रम में वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। श्री सेठ ने आज रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि यह एलिवेटेड कॉरिडोर राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इससे न सिर्फ रांची बल्कि पूरे झारखंड और आसपास के कई राज्यों का आवागमन सुगम हो सकेगा। स्थानीय लोगों को भी जाम से मुक्ति मिलेगी। यह एलिवेटेड कॉरिडोर आने वाले दिनों में हमारी लाइफ लाइन बनने वाला है। रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ ने आज रांची के अरगोड़ा में ओबीसी एकता अधिकार मंच के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो भी उनके साथ थे। इस दौरान राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू, विधायक नवीन जायसवाल और ओबीसी एकता मंच के पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर ओबीसी अधिकार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जो उन्होंने अधिकार मंच की घोषणा की और जो जन जागरण अभियान चलाया हमने, तो निश्चित रूप से यह एक सुखद संदेश है। ऐसे समाज हैं जो पीछे छूटे हुए हैं, जिनका वास्तविक आकलन नहीं हो पाता है, उनका संरक्षण और संवर्धन नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इसके ऊपर बल दिया जाए। और इसको लेकर जो सरकार का अभी निर्णय आया है, मैं सरकार के निर्णय पर भी उठाता हूँ। सरकार ने केवल निर्णय लिया है, उसके लिए कमेटी और समय उसके लिए तय नहीं है। और ये ऐसे समय में लिया गया जब सरकार का विदाई तय है। सरकार विदाई वर्ष के अंत में कुछ महीनों के अंदर में ऐसे निर्णय लेके केवल समाज को वर्गलाने का केवल निर्णय कहा जा सकता है। क्योंकि इन्होंने ही कहा था, याद होगा आप सभी लोगों को, विदिन 6 मंथ 6 महीना के अंदर में मैं जब आऊंगा, मैं ओबीसी के लिए, मैं आदिवासी के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। गिरिडीह में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह के स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस दौरान श्री मरांडी ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असल ताकत है। जितनी भी प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं से भी जूझते हैं और जनता के सवालों का भी जवाब भी ये जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता होते हैं, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता होते हैं, चुनाव के दिन ही नहीं बल्कि लगातार वो 365 दिन वो कार्यकर्ता वो सामना करते हैं, जनता की सवालों का वो जवाब देते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो कार्यकर्ता होते हैं सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में जुट जाने का निर्देश दिया ताकि भाजपा के नेतृत्व में राज्य में डबल इंजन की सरकार का गठन हो सके। मैं आप सब लोगों से पोलिंग बूथ पर जीतना ही चुनाव हम जीतते हैं। और चुनाव के दिन ही ये कार्यकर्ता नहीं बल्कि पूरे 365 दिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता को काम करते हैं। श्री मरांडी ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में करते हुए झामुमो पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि झामुमो पैसे और पद के लिए राजनीति करती है। हेमंत सोरेन अपने परिवार से बाहर वो सोच नहीं सकते। जेल जाते समय थोड़ी देर के लिए जब पैसे
फिर जेल से निकलते ही उस विचारा से त्याग पत्र लेकर के, क्योंकि आपको ये सबको पता है कि 2-3 महीना ही है आप चुनाव होने में विधानसभा, इसलिए हम तो शुरू से करते हैं कि भाई हेमंत सोरेन परिवार और पैसे के लिए राजनीति करते हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी और जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। देवघर के शिवगंगा के समीप एक पुराना मकान आज धराशायी हो गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बचाव अभियान चलाकर 9 लोगों को बाहर निकाला गया। देवघर में रविवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। शिवगंगा के समीप एक पुराना मकान अचानक जमींदोज हो गया और चीख पुकार बच गई। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की मौजूदगी में प्रशासन और एनडीआरएफ ने बिना समय गंवाए राहत और बचाव अभियान शुरू किया। एक एक कर मलबे में दबे कई लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर में एनडीआरएफ की मौजूदगी से राहत और बचाव कार्यों में समय बर्बाद होने से बच गया। एनडीआरएफ की परमानेंट एक टीम जो है वो देवघर में पोस्टेड रहती है, तो उसी का ये फायदा है कि ये जल्दी से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया है। इधर एनडीआरएफ के कमांडेंट रंजीत कुमार ने बताया कि मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए 7 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त कर दिया गया है। लोकेशन में जहाँ से ऊपर से जो मलबा गिरा हुआ था वहाँ पर कुछ हाउस होल्ड सामान जिसमें कि फ्रिज और बैटरी वगैरह इस तरह की सामान थी। बात करने से पता चला कि विक्टिम वहीं पर है। हमने विक्टिम को लोकेट करने के बाद उस जगह पर हमने उसको कट करा और कट करने के बाद विक्टिम को हमने सकुशल बाहर निकाला। वहीं जिले के सिविल सर्जन रंजन सिन्हा ने बताया कि इस घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 4 डॉक्टरों की टीम जो है यहाँ पर सुबह से हमने लगा दिया है और 8-8 घंटे की ड्यूटी लगा दी है और मैं खुद स्वयं यहाँ 7 बजे से बैठा हुआ हूँ समझे, और मेरे देखरेख में सारे लोगों का जो जिंदा आ रहे हैं उनका इलाज भी हो रहा है। इस बीच देवघर उपायुक्त विशाल सागर ने मकान मालिक पर एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह मकान कमजोर था और मकान मालिक ने सुरक्षा को ध्यान में न रखकर इसमें कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पटना हेडक्वार्टर से भी इनको मॉनिटर किया जा रहा था। पटना हेडक्वार्टर में भी जो उनके ऑफिसर्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो बहुत जल्दी एनडीआरएफ की टीम आई थी और इनफैक्ट जिला प्रशासन की टीम जितनी जल्दी पहुंची उसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे पहुंच चुकी थी। यह बात सही है कि होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन कभी कभी मानवीय भूल भी अनमोल जिंदगियों को मुश्किल में डाल देता है, जिससे बचने की आवश्यकता है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित हुई। इस दौरान आस्था और परंपरा का अनुपम दृश्य दिखा। ओडिशा का पुरी भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से सराबोर दिखा। इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। प्रभो सेवां कर्तुं इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, अमेरिका प्रभृतिभ्यः तत्र देशरूपेण आगताः वर्तन्ते। तासु शान्तिप्रदा भारत जननी विराजते। तत्रागत्य सूर्य चंद्र प्रभृतीनां सर्वेषां देवानां नीलाचले अवस्थितिरिति ज्ञात्वा सहजतया सेवां कर्तुं शक्यते इति विचार्य साग्रहं भारतमाता स्वर्गाद् आगता इव कवेः अति अपूर्वा परिकल्पना विलोक्यते। मार्तंडेश्वर पद्मयोनि भगवत विघ्नेशवान्यन्तकान् राधा कृष्ण विदेहजा रघुपति स्कन्दानीलाद्रिंस्तथा श्रीनीलाचलवासिनोंस निचयन् देवांश संसेवितुं पृष्ठा भारत मातृकागतवती नाकात् क्षितिं सागरं नाकात् नाम स्वर्गात् किं स्वयमत्र समागता वर्तते वा भगवतः महाप्रभुः अति दिव्यां पवित्रां रथयात्रां द्रष्टुं भारत जननी गिरिजा मस्जिद चर्च मंदिरादिषु प्रभो पदयुगलं संस्थाप्य नाना भक्ति सहितम् अर्चयति। गिरिजा मस्जिद चर्च मंदिर चयं नानाविधं सुंदरं संख्या संस्थाप्य तृण प्रभो पदयुगं सा पूजयत्यादरात्। कोरान वेद चतुष्टयोपनिषदा षड्दर्शनैरुत्तमैः नाना भक्तिनति स्तवालि सहितैः। रांची के जगन्नाथपुर में भी ऐतिहासिक रथ मेला का आयोजन हुआ। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रहों को भक्तों ने पर सवार कर बौसीबाड़ी तक पहुंचाया गया। रथ मेला में आम और खास सभी शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। रथ यात्रा के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाला मेला भी शुरू हो गया है। इन 9 दिनों के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ मौसीबाड़ी में रहेंगे और घुड़ती रथ यात्रा के साथ 17
जुलाई को मुख्य मंदिर में उनकी वापसी होगी। इधर हजारीबाग के चौपारण में भी रथ यात्रा धूमधाम से आयोजित हुई। इस रथ यात्रा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी शिरकत की। हजारीबाग के चौपारण में परंपरागत तरीके से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन हुआ। इसमें आम और खास सबों की भागीदारी रही। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद मनीष जायसवाल भी रथ यात्रा में आम भक्तों के साथ शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोगों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी तथा देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। जगन्नाथ स्वामी जी अपनी बहन सुभद्रा और बलभद्र जी के साथ मासी बाड़ी जा रहे हैं और आज चौपारण में बहुत ही भव्य आयोजन हुआ है और बहुत आयोजनकर्ता को भी हम शुभकामना देते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से ये आयोजन हुआ। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने भी इस पावन मौके पर सबों के सुख समृद्धि के लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। आप देख सकते हैं कितने लोग इससे जुड़े हैं और आज का जो रथ यात्रा का जो सौभाग्य है हम लोग को, प्रभु का आशीर्वाद सबको मिलता रहे पूरा चंपारण में और पूरे झारखंड में इसका प्रभाव रहे। रथ यात्रा के क्रम में धर्म रथ को खींचते हुए निर्धारित स्थान पर पहुंचाया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। 11 जुलाई को धुरती रथ यात्रा का आयोजन होगा। हजारीबाग से ब्यूरो की रिपोर्ट। जामताड़ा में चरणबद्ध तरीके से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर स्थानीय लोगों को 3 नए आपराधिक कानूनों से अवगत कराया जा रहा है। इस क्रम में आज जिले के नारायणपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में भी शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान जामताड़ा सिविल कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी सलिका अन्ना ने उपस्थित ग्रामीणों को 3 नए कानून की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने न्यायिक प्रक्रियाओं में इन कानूनों को क्रांतिकारी बताया, जिससे सरल और सुलभ न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। मौके पर लोगों को केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से भी रूबरू कराया गया। साथ ही लाभार्थियों को इन योजनाओं से आच्छादित भी किया गया। जो 1 जुलाई 2024 से लागू है, इसके तहत सेक्शन बदल रहे हैं, धाराएं बदल रहे हैं, पर जो बेसिक उसका वैल्यू था वो चेंज नहीं हुआ है। कोर्ट में केस करने से संबंधित सबको ये लगता है कि अगर पुलिस के पास FIR दर्ज करते हैं तो ही हमारा केस फाइल होता है। ऐसा बात नहीं है। आपके पास बहुत सारे अलग माध्यम भी हैं। झारखंड समेत देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून प्रभावी हो गए हैं। नए कानूनों के तहत थानों में मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। पुराने मामलों को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है, जिस पर स्पष्टीकरण के रूप में CID के DG अनुराग गुप्ता ने आदेश जारी किया है। CID DG द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई आपराधिक घटना 1 जुलाई 2024 से पहले हुई हो तो लेकिन उसमें FIR 1 जुलाई 2024 के बाद दर्ज हो रही है, तो वैसी स्थिति में ऐसे मामलों में IPC की धाराएं लगेगी, लेकिन इसके ट्रायल की कार्रवाई नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत होगी। दूसरी तरफ यदि 1 जुलाई 2024 के बाद की आपराधिक घटना को लेकर कोई FIR दर्ज होगी तो उसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं लगेगी। साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी नए कानून के तहत होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने गुमला का दौरा कर जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने आवासीय विद्यालय चापाटोली विशुनपुर और आदिवासी छात्रावास दुंदरिया में छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। आयोग की टीम ने विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात की, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने बाद में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में जिले में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं गांव तक नहीं पहुंच रही है। जहां आदिवासी 68% है, उस जगह पर विकास काम 0 है। अगर गांव तक नहीं पहुंच पाता है तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का धोखा हो रहा है। इन सबको जानने के लिए हम लोग सब यहाँ आए। जैसे केंद्र का योजना और राज्य का योजना, आज भी कई गाँव है जहाँ पहुँच नहीं पाए।
उन्होंने बताया कि अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है ताकि राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में गुमला जिले की स्थिति को रखा जाए। पूरे 11 ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो कई जगह आवागमन का सुविधा नहीं है, स्कूल है तो जर्जर है, नल से जल योजना गांव तक जल मीनार बन गए हैं लेकिन घर तक नल नहीं पहुंचा, नल लगा दिया गया है तो वहाँ पानी नहीं जा रहा। तो ये सिस्टम सही नहीं है। हमने आज आदेश भी दिए हैं कि सारा योजना धरातल पर जाए। आयोग की टीम में सदस्य निरुपम चकमा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। रांची में पुलिस ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से 10 किलोग्राम गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि रांची में विधि व्यवस्था के मद्देनजर एक टीम का गठन किया गया है जो लगातार सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा चौक के समीप एक मकान में छापेमारी के दौरान 10 किलो गांजा के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, 2 जो बिहार के हैं, एक वैशाली का है और एक बख्तियारपुर का है और 2 हमारे तमाड़ क्षेत्र के हैं। और यहाँ पर सुखदेव नगर क्षेत्र में ये लोग भाड़े का मकान लेके रह रहे थे, वहीं पर से ये जब्ती हुई है। और इस तरह से रांची पुलिस का जो अभियान है नशा मुक्त रांची को बनाने का, वो अभियान लगातार जारी रहेगा। राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जामताड़ा जिले की स्कूली शिक्षकों को बच्चों के नेत्र दोष जांच के लिए चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जामताड़ा में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है ताकि बच्चों में नेत्र दोष की समय रहते पहचान और समुचित इलाज हो सके। जिला कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि इस सिलसिले में प्रखंड क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए चरणबद्ध प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर उन्हें नेत्र दोष जांच की समुचित जानकारी दी जा रही है। स्कूली शिक्षकों का नेत्र जांच प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें हर एक विद्यालय के एक नोडल शिक्षक यहाँ पर हम लोगों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा स्कूल में जो भी बच्चे हैं उनका जांच किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर छात्र छात्राओं की शल्य चिकित्सा के माध्यम से इलाज के साथ साथ दवा उपकरण की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। जो बच्चे का आंख में प्रॉब्लम होगा और उस डिफेक्टिव बच्चा को उसको सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कीम का फायदा भरपूर रूप से मिले। जामताड़ा में नाला प्रखंड अंतर्गत बीआरसी भवन में आयोजित शिविर में विभिन्न विद्यालयों के 100 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। राज्य में मानसून कुछ कमजोर पड़ गया है। वैसे राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी गई है। वहीं दुमका के कुशियारी में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि आज राज्य के कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की आशंका है। 13 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। आज रांची के युवराज महेंद्र सिंह धोनी 43 साल के हो गए। धोनी का जन्म आज ही के दिन साल 1981 में हुआ था। उन्होंने अपनी उम्दा बल्लेबाजी और कीपिंग की बदौलत देश और राज्य का मान अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बढ़ाने का काम किया है। फिलहाल वे भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है, फिर भी उनके प्रशंसकों की कोई कमी नहीं है। आज रांची में उनके प्रशंसकों ने अलग अलग अंदाज में उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रशंसकों ने में जोरदार उत्साह दिखा। उन्होंने केक काटकर माही को हैप्पी बर्थडे विश किया। उसको वीडियो दे देंगे। भारतीय विकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम को नया आयाम देने वाले सफलतम पूर्व कप्तान और युवाओं के प्रेरणा स्रोत महेंद्र सिंह धोनी, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हों और सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। और अब देखते हैं जिलों की कुछ अहम खबरें।
सरायकेला सदर एसडीओ सुनील प्रजापति ने आज गम्हरिया प्रखंड के वैसे बूथों का निरीक्षण किया जहां पिछले में लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम था। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। राज्य पुलिस ने पिछले 1 महीने के दौरान 15 जिलों में 2,439 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। इससे सबसे अधिक जांची जिले में 706 और देवघर जिले में 602 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है। राज्य के जिलों में तैनात 10 एसआई का तबादला विशेष शाखा द्वारा किया गया है। डीजीपी के आदेश पर डीआईजी कार्मिक ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। राज्य के मनरेगा कर्मियों की लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर 8 जुलाई को मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी भी समीक्षा बैठक करेंगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में विभाग के पदाधिकारी के अलावा झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी को भी आमंत्रित किया है। खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव ने भी सभी जिला खेल पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक 18 जुलाई को बुलाई है। इस बैठक में 12 बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में विभाग ने पत्र जारी किया है। जैक ने मैट्रिक और 12वीं पूरक परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार 10वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 9 से 13 जुलाई तक और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं 9 से 16 जुलाई तक होगी। पूर्वी सिंहभूम जिले में 24 साल के युवक की हत्या मामले में 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों में 35 साल की महिला भी शामिल है। लगभग 1 महीने पहले महिला और युवक का मोबाइल फोन को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद आरोपियों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी। रामगढ़ जिले में भुरकुंडा ओपी क्षेत्र में गोलीबारी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 जुलाई को पोड़ा गेट के पास ओम प्रकाश शाह पर गोली चली थी। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज अभी भी वेदांता अस्पताल में चल रहा है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से 15 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोपी मिहिर दिवाकर ने न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की अदालत में सरेंडर कर दिया। इस दौरान अदालत ने 10-10 हजार रुपए के 2 निजी मुचलके पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए डीआरडीओ और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से जोरावर टैंक को विकसित किया है। विशेष क्षमताओं के साथ वह टैंक भारी वजन वाले T-72 और T-90 टैंकों की तुलना में पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई और नदियों और अन्य जल निकायों को आसानी से पार कर सकता है। डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर कामत के अनुसार सभी परीक्षणों के बाद वर्ष 2027 तक इस टैंक को भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। It's indeed a momentous day for all of us to see the light tank in action. It makes me very happy and proud. So the user trials, usually we have to go through summer trials, then winter trials. There will also be a high altitude trials. So in my estimation, it will take about a year to 1.5 years to complete the full cycle of trials. And then the process of acquisition. So I would say that by 27 is when this first tank should get inducted. अमरनाथ यात्रा के दौरान पिछले 8 दिनों में 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। 1,59,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। आज अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। इस दौरान यात्रा को लेकर तीर्थ यात्री काफी उत्साहित नजर आए। अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार द्वारा किए गए तमाम इंतजामों को लेकर तीर्थ यात्री काफी खुश हैं और उन्होंने सभी सुविधाओं के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। इंदौर से आए हैं, पहलगाम जाएंगे। पहलगाम से हम लोग हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं। बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि हम लोग वहाँ से अचानक आना हुआ। एक खैर बाबा का बुलावा है तो हम लोग आए हैं। यहाँ बहुत सुविधा है, आर्मी को लेकर, लंगर को लेकर, मतलब कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर। बहुत मतलब पानी से लेके खाने का सब खुद ध्यान रखते हैं, आगे रह के बोलते हैं कि आप यहाँ बैठिए, यहाँ खाइए, कुछ परेशानी नहीं है। हैदराबाद से आए, इधर अमरनाथ देखने के लिए आए, शिवलिंग को अच्छा लग रहा है। पहली बार आज आ रहा हूँ और इधर मैं बहुत उत्साह से देखना चाहता हूँ। मैं घर में श्रीशैलम दूसरे जगह गया पर ये मेरे लिए नंबर 1 है। बहुत अच्छा है। मैं ये सोचा भी नहीं कि इतना लागून ऐसा पूरे रहते। अच्छा इंतजाम करे इधर गवर्नमेंट, उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इतना अच्छा काम कर रहे, तो अच्छा है। ये सिस्टमेटिक लाइन में जा रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये अमरनाथ यात्रा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ सुविधा पूरा सीआरपीएफ वाले और जो भी खाना पीना और मतलब अपना पूरा सुविधा अच्छा है, सुलभ भी अच्छा से रखा हुआ है। सो अच्छा मेंटेनेंस भी अच्छा है और ये पूरे गाड़ी निकल रहे हैं पूरे यहाँ से। सुबह 8 बजे से निकलते हैं तो हमारा तो बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ से हम बहुत दूर से आए हैं, तेलंगाना से,
बहुत अच्छा सुविधा तो यहाँ पे है, फैसिलिटीज बहुत अच्छा है। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 7 जुलाई वर्ष 1999 में कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए। उन्होंने कारगिल युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय दिया था। विक्रम बत्रा उन 21 भारतीय सैनिकों में से एक हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। उनका जन्म हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले में हुआ था। कारगिल युद्ध के दौरान बत्रा और उनके साथी सैनिकों ने तोलोलिंग और हम्प पर कब्जा किया था। उसके बाद इस टुकड़ी का अगला टारगेट था पॉइंट 5140। बत्रा के नेतृत्व में भारतीय जांबाजों ने 19 जून को इस पॉइंट को भी जीत लिया। यहीं से कैप्टन विक्रम बत्रा ने रेडियो पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वाई के जोशी को संदेश दिया था, ये दिल मांगे मोर, मतलब हमने पॉइंट 5140 को फतेह कर लिया है। 2003 में कारगिल संघर्ष पर आधारित हिंदी फिल्म LOC कारगिल बनी, जिसमें अभिनेता अभिषेक बच्चन ने कैप्टन बत्रा की भूमिका निभाई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का कल एक दिवसीय विशेष सत्र। हेमंत सोरेन सरकार का होगा शक्ति परीक्षण। सत्ता पक्ष समीकरण को लेकर आश्वस्त, विपक्ष घेराबंदी की रणनीति बनाने में जुटा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के रातू रोड में निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर का किया निरीक्षण। कार्य प्रगति के संबंध में दिए जरूरी निर्देश। विभिन्न कार्यक्रमों में की शिरकत। देवघर में पुराने मकान के जमींदोज होने से मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 3। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त, कई जिंदगियां बचाई गई। उपायुक्त ने मालिक पर एक्शन लेने की बात कही। और झारखंड समेत देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में खास और आम हुए शामिल। राजधानी रांची में ऐतिहासिक रथ यात्रा में आस्था और परंपरा का दिखा संगम।